तो ये जो फ्लू आजकल चल रहा है ये एक चिंता भी थोड़ी बढ़ा रहा है, क्योंकि अब अक्सर सर्दी जुकाम हो जाता है लोगों को, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि काफ़ी वक्त तक बुखार रहता है, गला खराब रहता है, और इसको लेकर थोड़ी चिंता भी यहाँ पर जो है वो बढ़ रही है। डॉक्टर राजेश पारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, डायरेक्टर मेडिकल रिसर्च जसलोक अस्पताल के। डॉक्टर पारिक का बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो इस फ्लू के बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे, आप किस तरह के मरीज देख रहे हैं, उनमें क्या परेशानियां आप इसको लेकर देख रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर बुखार को इतना सीरियस लोग नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ पर बात थोड़ी अलग है। हाँ जी। तो ज्यादा करके जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में आते हैं उनको फ्लू जैसे सिम्टम्स होते हैं, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ताबिश जी, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पहले तो अभी हम लोग कोविड में से निकल रहे हैं और कोविड को हमने इतना सीरियसली ले लिया था, तो ये उतना सीरियस नहीं है। और फ्लू तो वैसे भी लोगों को हर साल होते रहता है, लेकिन जैसे आपने बताया ये एक अलग तरह का फ्लू है, एक अलग तरह का वायरस है। तो इसका इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1968 में पहले पहले H3N2 टाइप ए वायरस आया था। उस समय 10 लाख के ऊपर लोगों की मौत हो गई थी ये वायरस से। और तभी जी उस समय हमारे कंप्यूटर्स नहीं थे, ट्रैकिंग मैकेनिज्म्स इतने अच्छे नहीं थे जैसे आज है। 50 साल के बाद तो शायद बहुत ही मौतें हुई होंगी और हमको पता भी नहीं होगा, लेकिन 10 लाख मौत तो गिने थे। अभी ओ वायरस में H3 और N2 है। हाँ। तो ये H3 कंपोनेंट 1968 में आ गया था और कॉम्बिनेशन हुआ था। वो H3 बर्ड में से, पक्षियों में से आया था, और तभी तभी ये नया वेरिएंट था और इसलिए इम्यूनिटी इतनी ज्यादा नहीं थी और 10 लाख लोगों की मौत हो गई। तो तभी वैक्सीन की शुरुआत हो गई। लेकिन क्या हुआ, जब तक वैक्सीन तैयार हो गया तो ये पैंडेमिक खत्म होने को आई थी। उस समय वैक्सीन बनाने में भी टाइम गया था। तो अभी इसका एक वेरिएंट अभी है और वो इतना सीरियस नहीं है। जैसे हमने देखा कि कोविड के जो नए म्यूटेंट वेरिएंट आए वो पहले ओमिक्रॉन डेल्टा जैसे नहीं थे और माइल्ड हो गए। तो ये माइल्ड वेरिएंट है, इससे ज्यादा सीरियस कुछ नहीं है। लेकिन एक इसकी खूबी है कि 2 हफ्ते लगते हैं ठीक होने में और ज्यादा करके घसे में इसका प्रॉब्लम होता है। हाँ, हमारे साथ डॉक्टर अरुण गुप्ता भी जुड़ गए हैं, जो कि अध्यक्ष हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। डॉक्टर अरुण, आपका भी स्वागत है। आपसे भी मैं समझना चाहूंगा कि ये जो हम बात कर रहे हैं H3N2 वायरस की, इसको थोड़ा सीरियस माना जाता है, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। और ये जो अभी हम फ्लू देख रहे हैं ये इसी की वजह से है? देखिए, ऐसा कि फ्लू जो इन्फेक्शन है ये कोई अनयूजुअल नहीं है, हर साल होता है। हर साल ही हम लोग फ्लू देखते हैं। इस बार थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि वेदर के पैटर्न में थोड़ा चेंज है। फरवरी बिल्कुल मार्च जैसा बिहेव किया है, टेम्परेचर जल्दी बढ़ा है। तो इनकी फ्लू के वायरस की एक रेंज होती है, जिस रेंज पे लोग बहुत एक्टिव होते हैं। तो ये जो इनको रेंज जल्दी मिल गई तो जल्दी ये बहुत एक्टिव हो गए और स्पीड से फैलते बहुत स्पीड से हैं। तो मुझे लगता है मार्च के एंड या अप्रैल के फर्स्ट जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जाके वायरस से कम हो जाएगा। और इस बार चिंता की बात यह कि केसेस तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। 2 चीज यूनिक है इन केसेस में, हर साल के मुकाबले या बाकी वायरसेस के मुकाबले टाइम बहुत ले रहे हैं ठीक होने में। तो हमारे लिए भी मुश्किल है, पेशेंट्स के लिए भी मुश्किल है। कई बार हम मल्टीपल डायग्नोसिस बनाते हैं, हम इन्वेस्टिगेट भी करते हैं क्योंकि अनयूजुअल है हमारे लिए। और सेकेंडली, न्यूमोनिया के केसेस रिलेटिवली ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर फ्लू। अगर जो हमारा डेटा है अब तक का, ये बता रहा है कि 16% केसेस में, मतलब 1 in 6 केसेस में न्यूमोनिया भी हो रहा है। हालांकि जो कॉमन सिम्टम आज भी वही है। 90% केसेस में बुखार है, ऑलमोस्ट 80 to 90% केसेस में कफ है, उससे 20-25% केसेस में ब्रेथलेसनेस है। बट जो न्यूमोनिया है और 10% केसेस में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, इससे हॉस्पिटलाइजेशन थोड़ा सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल फ्लू। तो आप देख रहे हैं इस समय दिल्ली में सिचुएशन प्रैक्टिकली ऐसी है कि जो एडमिशन बहुत ज्यादा है, एल्डरली में भी बहुत ज्यादा है, बच्चों में भी ज्यादा है। तो आप ये कह रहे हैं फ्लू की वजह से एडमिट होने की संख्या भी लोगों की बढ़ी है, जरूरत पड़ रही है उनको एडमिट होने की? बिल्कुल पड़ रही है एडमिशन। तो नॉर्मल जो हम लोग फ्लू देखते हैं इस तरह का पैटर्न नहीं होता। मोस्टली अपना 5-7 दिन हफ्ते में ठीक हो जाता है। इस बार 2-2 हफ्ते जा रहा है। और खासकर जो बच्चे हैं, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हूँ, तो बच्चों में देख रहे हैं क्योंकि उनकी कैपेसिटी, इम्यूनिटी लेवल कम होता है, जल्दी सांस जकड़ जाती है। और एल्डरली में
तो काफी पूरी की पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, कई जगह पूरी की पूरी फैमिलीज को भी एडमिट करना पड़ रहा है इसके अंदर, क्योंकि जब अगर आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो जाती है या आपकी सांस तेज चलना शुरू हो जाती है, पर ज्यादातर केसेस में रिक्वायरमेंट नहीं है, पर रिलेटिवली ज्यादा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। और सिम्टम्स के अलावा जो इसके प्रिकॉशंस हैं वो सेम है जो नॉर्मल फ्लू के थे या कोविड के टाइम हमें सिखाया गया कि ठीक है भी अपना मुंह को ढक के रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें, अगर आप छींकते हैं या खांसते हैं तो कोशिश करें ढक के रखें, और इसका एक इफेक्टिव वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है, डॉक्टर साहब ने बताया वैक्सीन अवेलेबल है इसका। समहाउ हमारे कंट्री में फ्लू के वैक्सीन की अवेयरनेस बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा डॉक्टर गुप्ता, मैं थोड़ा और इसको समझना चाहूंगा, क्योंकि हमने इसमें क्या देखा, दरअसल बुखार आता है उतरता है, फिर आ जा रहा है और काफी वक्त इसमें लग रहा है, गला खराब रहता है बहुत वक्त तक। तो क्या करा जाए इसके अंदर? इंतजार करें, दवाई लें या फिर रुकें? अब क्या आप सलाह देंगे इस पर? देखिए ऐसा होता है, जो वायरस होते हैं, पहली बात मान के चलिए वायरस में जो ज्यादातर केसेस में दवाई की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं। जो नॉर्मल दवाइयां होती है जिसे हम कहते हैं सिम्टोमेटिक इलाज कहते हैं, कि भाई आपको बुखार है तो आपने पैरासिटामोल ले लिया, ठीक है, आपने रेस्ट किया, थोड़ा सा रूम का टेम्परेचर ठीक होना चाहिए, हाइड्रेशन ठीक होना चाहिए, पानी बहुत पिए। मुझे एज ए पीडियाट्रिशियन दिक्कत ये भी आ रही है कि जो मदर है उनके दिमाग में अभी भी फरवरी कहीं ना कहीं घूम रही है, तो बच्चों को ओवर क्लोथिंग हो रही है इस समय, जबकि मौसम बदल गया है, तो उनको कपड़े कम से कम करने होंगे, फैन वगैरह चलाइए, बच्चों को कंफर्टेबल करें। दवाइयां वायरस की, पहली बात एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, प्लीज प्लीज कोई दवाई अपने आप से ना खाएं। पैरासिटामोल के अलावा कुछ नहीं चाहिए, पानी पिए। कफ के लिए आप स्टीम वगैरह ले सकते हैं जो आपके डॉक्टर बोले। कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन होती है वायरस के खिलाफ, पर वो बहुत स्पेसिफिक केसेस में डॉक्टर ही इस्तेमाल करेंगे, आप अपने आप से उनको इस्तेमाल ना करें। तो घूम फिर के बात आती है कि आपको पैरासिटामोल लेना है, आपको अपना हाइड्रेशन ठीक रखना है, आपको कपड़े लूज पहनने हैं, आपको आसपास की जगह में क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना है, और जब तक डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवाई को नहीं खाना है। डॉक्टर पारेख, आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि ये तो है कि अगर आपको जुकाम होता है लोग दवाई उसमें ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आईएमए ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसके मुताबिक जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं उसका इस्तेमाल ना करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। जी बिल्कुल, जो भी डॉक्टर गुप्ता जी ने कहा उसके साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ। तो वो मैं वापस बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमको ये समझाया है। और आईएमए ने क्या कहा है कि एंटीबायोटिक्स नहीं लेना, लेकिन जो सिम्टोमेटिक दवा होती है, किसी को बुखार आ गया तो बुखार के लिए कोई भी क्रोसिन या कोई भी दवा ले सकता है। अगर घसे में तकलीफ हो तो घसे के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है ताबिश जी, मैं फिर एक बार अगर आप इजाजत दें तो इतिहास की तरफ जाऊंगा। क्योंकि देखिए, जो पहले हम स्पेनिश फ्लू की बात करते थे जो 100 साल पहले हुआ था, और उसमें 10 करोड़ लोगों की मौत हुई थी, तो उसका अभी भी वेरिएंट सर्कुलेट हो रहा है, और दुनिया में हर साल लाखों लोगों की मौत भी होती है वो वेरिएंट से। और अभी का जो वेरिएंट है H3N2 का वेरिएंट, वो 55 साल पहले जो पैंडेमिक हुई थी जिसमें 10 लाख लोगों की मौत हुई थी, उसका एक वेरिएंट है। तो क्या हो रहा है, वैक्सीन हमारे पास जैसे डॉक्टर गुप्ता जी ने बताया रेडी है, लास्ट टाइम पे रेडी नहीं हुआ था, लेकिन अभी वो वैक्सीन रेडी है। दूसरी अच्छी बात क्या है, जो आरटीपीसीआर टेस्ट हम लोग पहले कर रहे थे कोविड की, उसमें भी अभी काफी प्रोग्रेस हुआ है। और जो नई आरटीपीसीआर टेस्ट आई है वो इस वायरस का भी टेस्टिंग करती है, और कुछ 8-9 अलग वायरसेस का टेस्टिंग करती है। अच्छा, इस पर और आप ये बताते चलिए कि क्योंकि हम इस वायरस की बात कर रहे हैं तो थोड़ा अलग है, जो नॉर्मल फ्लू हम देखते रहते हैं हर साल, अक्सर हो जाता है लोगों को, तो यहाँ पर इसका कोई टेस्ट कराने की जरूरत है क्या, या कोरोना को लेकर भी इससे कोई चिंता होने की आपको लगता है कि जरूरत है? क्योंकि सिम्टम जो है वो बड़े मिलते जुलते हैं कोरोना से भी। बिल्कुल, लेकिन क्या हुआ है ताबिश जी, अभी कोरोना भी माइल्ड हो गया है, कोरोना का भी जो नए म्यूटेंट आए हैं वो भी माइल्ड हुए, और वो तो हम होम टेस्टिंग पे डिटेक्ट भी कर सकते हैं ज्यादा करके। बहुत एक्यूरेट नहीं है लेकिन हम लोग ज्यादा करके कर सकते हैं। तो किसको टेस्ट करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए वो व्यक्ति का, मरीज का डॉक्टर खुद बता सकेगा। क्योंकि अगर ये फ्लू जैसे लगा और ठीक होते जाता होगा तो समझो 1 हफ्ते के बाद पूरा नहीं गया होगा लेकिन थोड़ा प्रोग्रेस होगा, तो शायद डॉक्टर बोलेंगे और हम लोग रुक के देखेंगे। लेकिन अगर 1 हफ्ते के बाद जो कंडीशन है और भी खराब होती गई, तो फिर डॉक्टर सोचेंगे कि ये डेंगू हो सकता है क्या, ये टाइफाइड हो सकता है क्या, ये कोरोना हो सकता है क्या। तो काफी बीमारियां इससे मिलती जुलती है, काफी बीमारियों में बुखार आता है, घसा में तकलीफ होती है, निमोनिया भी हो सकता है।
तो उस समय अगर उस डॉक्टर को उस मरीज के लिए जरूरत पड़ी तो वो लोग टेस्ट करेंगे। लेकिन दूसरा टाइप का टेस्टिंग है वो जिसको हम एपिडेमियोलॉजिक टेस्टिंग कहते हैं, वो लैब्स में होती जाती है, क्योंकि उससे हमको पता चलता है कि ये आउटब्रेक है समझो या एपिडेमिक है, ये कौन सी दिशा में जा रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, किधर ज्यादा है, तो वो अलग है, वो कम्युनिटी के लिए जरूरत है, लेकिन इंडिविजुअल के लिए उतना जरूरी नहीं है। डॉक्टर गुप्ता, इसमें मैं आपसे थोड़ा एक टाइमलाइन समझना चाहूंगा, क्योंकि जब हम कोरोना की बात कर रहे थे तो डॉक्टर बताते थे कि भाई इतने दिन आप इंतजार कीजिए, अगर आपको ऐसे सिम्टम हैं तो आप टेस्ट कराइए या फिर आप इलाज के लिए देखिए। तो यहाँ पर आप क्या लोगों को बताएंगे कि जाहिर है आपको एंटीबायोटिक जो है जरूरत नहीं है तो अवॉइड यहाँ पर करनी चाहिए, जैसे कि आपने बताया, तो बुखार के बाद थोड़ा इंतजार करें। अगर गला की खराश आपकी ठीक नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा खांसी आपको आ रही है, तो आप नमूनिया के टेस्ट के लिए जाइए या वो आपको हो सकता है, ये थोड़ा समझाइए आप लोगों को। देखिए, इसमें टेस्ट का जो रोल है ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। हम ब्लैंकेटली हर पेशेंट का टेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जो वायरल सिम्टम्स होते हैं मोस्टली माइल्ड होते हैं और ये विद टाइम ठीक भी हो जाते हैं। अब टेस्ट का डिसीजन आप हर केस में फर्स्ट डे में टेस्ट नहीं कराते, 2-4 दिन आप वॉच करते हैं, क्योंकि दवाई भी कोई स्पेसिफिक है नहीं कि आपको देनी है। तो आपको पैरासिटामोल वगैरह देते हैं, पेशेंट की क्लिनिकल को प्रोग्रेस करते हैं। अगर आपको लगता है कि पेशेंट ज्यादा सिक हो रहा है तो ऑब्वियसली हम मोस्टली एडमिट करा के फिर हम वायरस का पूरा पैनल कराते हैं। उसमें सिर्फ ऐसा ही नहीं कि फ्लू वायरस के और भी वैरायटी है, आरएसवी है, वो भी काफी फैला हुआ है, तो फिर आपको सारे ही वायरल कराने देखने होते हैं कि कौन सा वायरस है। आरएसवी के भी केसेस काफी हैं इस समय, तो उनकी स्पेसिफिक मेडिसिन होती है। पर क्लिनिकल सेटिंग में जो केसेस माइल्ड होते हैं, फीवर है, कोल्ड कफ है, अगर वहाँ नॉर्मली इन वायरल टेस्ट की जरूरत नहीं होती है, बड़े हाई एंड टेस्ट होते हैं, इनकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है। और एक एज ए डॉक्टर हम लोग अपने क्लिनिक में पेशेंट देखते हैं, हमें एक पैटर्न का आइडिया रहता है। तो आप देख रहे होते हैं दिन भर में 20, 25, 50 पेशेंट एक पैटर्न के आते हैं, तो आप कुछ दिनों आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरह की चीज चल रही है। अगर आपको जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मान लो फीवर को हफ्ता हो गया सपोज, नहीं जा रहा है, फिर आपको चिंता होती है एज ए डॉक्टर कि हम क्या कोई चीज मिस तो नहीं कर रहे हैं। फिर आपको टाइफाइड को देखना होता है, फिर आपको डेंगू देखना होता है, आपको मलेरिया भी देखना होता है, कई चीजें होती हैं। पर शुरू के 3-4 दिन माइल्ड कोल्ड कफ है तो मुझे लगता नहीं कि आपको एग्रेसिवली टेस्टिंग की जरूरत है। और इसमें क्योंकि बुखार उतर जा रहा है उसके बाद भी खांसी बहुत लंबी रह रही है, कुछ लोगों को गला बड़ा खराब रह रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, थ्रोट इरिटेशन है, बहुत लंबा रहता है इसमें, और अनफॉर्चुनेटली एज ए डॉक्टर मैं कह रहा हूँ कोई दवाइयां बहुत काम भी नहीं करती हैं। ओवर द काउंटर मेडिसिन बहुत सारी अवेलेबल है, ठीक है, और बहुत से डॉक्टर सब कुछ लिख भी देंगे, आप केमिस्ट भी आपको कुछ ना कुछ दे देंगे, पर कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव है नहीं। स्टिल आई वुड से कि आप स्टीम इनहेलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे फर्क पड़ता है स्पुटम निकलने में। सेकेंडली, अगर आपको एस्थमा की या ब्रोंकाइटिस की हिस्ट्री है पहले से भी, इस केसेस में ज्यादा बढ़ जाता है, तो आप अगर इनहेलर पे हैं या नेबुलाइजर वगैरह पे हैं, अपने डॉक्टर से बात करके वो जरूर शुरू कर सकते हैं। पर नॉर्मली कफ मेडिसिन बहुत इफेक्टिव नहीं होती। बहुत सारे कफ मेडिसिन हैं, उनका मेडिकली कोई रोल नहीं है। स्टीम इज ए गुड ऑप्शन, प्लस स्पेसिफिक मेडिसिन जहां आपको जरूरत पड़ती है। इसमें डॉक्टर गुप्ता ऐसा भी होता है ना कि आपने दवाई ली, आप सही नहीं हुए, तो कहते हैं शायद ये दवाई ठीक से नहीं लग रही, किसी और डॉक्टर को दिखाएं, कुछ और हम ले लें, तो इसमें कुछ नुकसान भी हो सकता है क्या? एंटीबायोटिक्स आप ज्यादा खा लें कहीं सही होने के चक्कर में? बहुत 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 नुकसान होता है सर, हम तो परेशान हैं। मुझसे अगर पूछा जाए डॉक्टर, मेरे लिए सबसे पेनफुल चीज हमारे देश के अंदर ये है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मिस यूज दवाइयां का होता है। मैं बड़े पेन से बात को कह रहा हूँ, हर केमिस्ट बिना प्रिस्क्रिप्शन के यहाँ पे एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर देता है, और लोग भी, इवन एजुकेटेड क्लास के लोग भी अपने घर में दवाई आदि खा करके आते हैं हमारे पास में। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो चीज आ रही है ना, अब मान के चलिए अगले डिकेड के बाद देखना सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस सोसाइटी की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आने वाला है। हम हो सकता है प्री एंटीबायोटिक एरा में वापस चले जाए कि कोई दवाई नहीं काम कर रहा। अब हमारे को हॉस्पिटल में इतनी दिक्कत होती है क्योंकि इतनी एंटीबायोटिक मिस यूज हो रही है कि हमारे को सीधा हाई एंड भी यूज करना पड़ता है। ये सिर्फ लास्ट 1 या 2, डॉक्टर पारिक मुझसे सहमत करेंगे, 1 या 2 डिकेड्स में इतना प्रॉब्लम बढ़ रहा है। तो ये जो केमिस्ट से जो दवाई मिलती है ना बिना प्रिस्क्रिप्शन के, तो कुछ भी दवाई दे दी, कुछ भी आपने डोज खा ली, आधी डोज खा ली, आधी नहीं खाई, घर में बची खा ली, ये थोड़ा बिल्कुल बंद कर दें। जब तक दवाई की जरूरत ना हो बिल्कुल न लें, ले तो डॉक्टर की सलाह से लें, और कोर्स पूरा करें हमेशा। डॉक्टर पारिक, इस पर आप थोड़ा सा रोशनी डालिए। ये जो गलतफहमी अक्सर लोगों में हो जाती है कि एंटीबायोटिक्स खाने में क्या दिक्कत है, अगर आपको कोई परेशानी है, बुखार वगैरह है तो खा लीजिए, इसको जरा समझाइए आप कि ये खाने से नुकसान भी हो सकता है। देखिए, लॉन्ग टर्म नुकसान क्या होता है मैं आपको बता सकता हूं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाते हैं, लेकिन उनको आदत हो जाती है, जो बैक्टीरिया उनकी मौत हो जाती है। लेकिन जो नए बैक्टीरिया है
जिनके ऊपर ये एंटीबायोटिक का कुछ असर नहीं होता है, फिर वो स्प्रेड हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि नई एंटीबायोटिक यूज करनी पड़ती है, और इसीलिए नई सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन ऐसे नई एंटीबायोटिक्स आती है जो पहले तो बहुत महंगी होती है, और उनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं किडनी पे और दूसरे ऑर्गन्स पे। लेकिन हम लोग के लिए दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अभी आ गया है, तो नई एंटीबायोटिक आती है। लेकिन वो भी नई एंटीबायोटिक अगर पेशेंट्स लेते रहे, कभी कभी पेशेंट्स खुद लेते हैं, कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि डॉक्टर गुप्ता जी जैसे, मेरे जैसे डॉक्टर ने कोई एक सिंपल क्रोसिन लिख दिया समझो, तो केमिस्ट बोलेगा ये क्यों ले रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपको अच्छी एंटीबायोटिक देता हूं और आप ठीक हो जाओगे, और पेशेंट्स लेते हैं, शायद वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर वायरस होगा तो वो एंटीबायोटिक को कोई असर नहीं है, वो वैसे भी पेशेंट ठीक हो रहा होगा और एंटीबायोटिक इंसिडेंटल रहेगा। लेकिन नुकसान ये है कि जो बैक्टीरिया होंगे उनका रेजिस्टेंस हो जाएगा, और 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, जैसे जो बच्चे भी आएंगे ट्रीटमेंट के लिए, उनके लिए फिर सॉल्यूशन नहीं रहेगा और उनको बहुत नुकसान होगा। तो ये एंटीबायोटिक की पॉलिसी लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान करती है। और मैं और एक चीज कहना चाहता हूं कि जब हम मेडिकल स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, और ये है कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो डॉक्टर तपासते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, टेस्ट सेकेंडरी है। अगर वो टेस्ट डॉक्टर को जरूरत पड़े तो डॉक्टर को डायग्नोसिस में मदद करेगी, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग टेस्ट कर सकते हैं और टेस्ट के ऊपर ही हम लोग ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये जरूरी है कि आप इन चीजों का ध्यान रखें कि जरूरत ना होने पर चीजों का इस्तेमाल ना कीजिए, ज्यादा पैनिक मत कीजिए। जाहिर है कि डॉक्टर्स यहाँ बता रहे हैं, सिम्टम्स होते हैं, लेकिन हर चीज का एक तरीका, एक वक्त जो है उसको देना पड़ता है। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं इस फ्लू के बारे में, जिससे आप भी हो सकता है 2-4 हुए हों, या आपके जानने वाले लोगों को ऐसा फ्लू हुआ हो जिसमें बुखार जो है काफ़ी वक्त तक रहता है, या गले में खराश या गले में परेशानी जो है काफ़ी वक्त तक रही हो। तो इसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए 2 खास मेहमान बने हुए हैं, डॉक्टर राजेश पारिक हैं और डॉक्टर अरुण गुप्ता हैं। डॉक्टर गुप्ता, मैं आपके पास अब यहाँ पर आता हूँ एक सवाल को लेकर, जो जाहिर है कई लोगों के जहन में होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक जैसे ही सिम्टम इसमें देखने को मिलते हैं। तो क्या ये माना जाए कि अगर परिवार में किसी एक को हो गया है तो बाकी सबको भी ये फ्लू होगा, उनको भी बुखार और गले में खराश जो है वो रहेगी, तो इंतजार करें उसके बाद कि आपको हो और आप थोड़े वक्त में ठीक हो जाएंगे, या फिर कोई बचाव के तरीके भी हैं जिससे आप अपने आप को जो महफूज रख सकते हैं? देखिए, इसमें 2 बातें। एक तो ऐसा जरूरी नहीं कि सबको हो, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपके क्लोज एनवायरनमेंट में रहते हैं। अगर खांसेंगे तो वायरस मान के चलिए फैल तो प्रैक्टिकली सबको जाएगा, पर सबको लक्षण डेवलप हो जरूरी नहीं होता, पर अपना बॉडी का रेजिस्टेंस होता है, और लक्षण सबको अलग अलग भी हो सकते हैं, किसी को ज्यादा हो सकते हैं, किसी को कम हो सकते हैं, किसी को फीवर आएगी, किसी को फीवर ना भी हो, माइल्ड कोल्ड कफ से काम बन जाए, तो सबके सिम्टम अलग अलग होते हैं। तो ये मान के चलिए कि इट्स वेरी हाईली पॉसिबल है कि घर में सबको होगा, पर लक्षण अलग अलग होते हैं। बचाव तो मैंने जैसे आपको पहले वही बोला कि बचाव जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कोविड में बचाव था, वो सेम इनके बचाव इनके अंदर भी होते हैं कि आपको कोशिश करें, अगर आपको जरा सा भी कोल्ड कफ है तो आप मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड प्रॉपर वॉश करें, और क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें, और घास में घर में खासकर एल्डरली पीपल उनको थोड़ा बचा के रखें। होने की संभावना बहुत ज्यादा है, सबको हो जाता है, पर बीमारी डेवलप सबको होगी ये जरूरी नहीं। इसकी वैक्सीन के बारे में भी डॉक्टर पारिक आप बताइए कि क्या विकल्प हैं लोगों के पास, कैसे इसको लगवाना चाहिए जिससे आप जो है इससे बचाव कर सकें अपना थोड़ा। देखिए, वैक्सीन की कहानी जरा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि क्या होता है, यूएस ये सीजनल भी है, ये अभी H3N2 हम लोग देखते हैं, वो सीजनल पैटर्न हो गई है, वो आते रहता है। लेकिन क्या होता है, हर साल उसका जो अवतार होता है वो थोड़ा बदलता है। तो वैक्सीन बनाने में लोग क्या करते हैं कि वैक्सीन को पहले बनाते हैं 1 साल में, और उसके लिए वो एक प्रिडिक्शन करते हैं कि अगले साल ये ऐसे बदल होगा, इसमें पैटर्न देख के, तो उसकी पैटर्न देख के बोले ये शायद ऐसे बदलने वाला है, तो उसकी तैयारी में वो वैक्सीन रेडी होता है। और ज्यादा करके ये प्रिडिक्शंस अच्छे रहते हैं, 90% से ज्यादा ये प्रिडिक्शंस राइट रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रिडिक्शन रॉन्ग भी जाता है, कि हमको लगता है कि इस तरह का वेरिएंट आएगा और थोड़ा बदली करेगा।
लेकिन अभी अभी की जो अगर हम बात करते हैं कि ये जो H3N2 फैल रहा है, मुझे तो नहीं लगता है कि इसके लिए अभी सब लोग को वैक्सीन लेने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है जब तक वैक्सीन सब लोग को मिलेगा तब तक ये कम भी हो जाएगा। और यही 50 साल पहले हुआ था, वैक्सीन डेवलप हो गया, आ गया मार्केट में, लेकिन तब तक अपने आप H3N2 की जो पैंडेमिक थी तब वो अपने आप कम हो गई। तो वैक्सीन जरा कॉम्प्लेक्स कहानी है। डॉक्टर गुप्ता, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, आप भी इत्तेफाक रखते हैं क्या कि वैक्सीन की तरफ इतना ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, अगर है तो लगवा लीजिए? हाँ, इसमें तो ऐसा कि डॉक्टर साहब ने बोला कि पहली बात तो यही एक ऐसा वैक्सीन है जिसको हर साल लगाना पड़ता है, क्योंकि आपको जो वायरस का जो पैटर्न है, फ्लू का वायरस एक वायरस नहीं, कई तरह के बहुत सारे वायरस, कई डजन्स ऑफ वायरस है, और जो वैक्सीन बनाया जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में जो प्रेडिक्ट करते हैं उसके हिसाब से बनाया जाता है, और उस एक वैक्सीन में बहुत सारे वायरसेस होते हैं। तो नॉर्मली ये इसका पैटर्न होता है कि आपको हर साल लगाना पड़ता है, कि हर साल वायरस अलग अलग आते हैं। तो हर कंट्री का अपना एक पैटर्न होता है, उस कंट्री में किस सीजन में फ्लू के केसेस बढ़ते हैं। तो हमारे देश में हम रिकमेंड करते हैं कि प्री मानसून के आसपास अगर आप एक शॉट लगवा लें हर साल, तो मैं नहीं कहूंगा कि आपको 100% बचाव होता है, पर ऑलमोस्ट 45 to 50% केसेस में अगर आपके बचाव हो सकता है फ्लू से। और खासकर उन केसेस में जहां आपको, हम लोग मेडिकली कहते हैं कोमॉर्बिडिटीज है, लाइक एज ज्यादा है, साथ में आपको डायबिटीज है, आपको हाइपरटेंशन है, आपको सांस की दिक्कतें हैं, आप अगर पहले आपको कोविड वगैरह हो चुका है, जब आप ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड हो, और क्योंकि वैक्सीन तो काफी इफेक्टिव वैक्सीन है और 6 मंथ्स के बाद एज से ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो मुझे लगता है, क्योंकि जो मैं इसे अपनी प्रैक्टिस में देख रहा हूँ, अब ये ग्रेजुअली हमारे देश में ये बड़ा रेगुलर पैटर्न हो गया वायरल डिसीजेस का। पहले एक पर्टिकुलर सीजन आता था और चले जाते थे, अब ये कई महीने जो एक्सटेंड हो रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी चला ही जा रहा है, ऐसा कभी होता नहीं था पहले। तो मुझे लगता है कि इट्स अ वाइज डिसीजन कि आप साल में एक बार वैक्सीन लगवा लें, तो कोई नुकसान नहीं है इसमें। और फ्लू का वैक्सीन मेरे ख्याल से ग्लोबली वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वैक्सीन है, अब कोई इससे घबराने वाली बात नहीं, सेफ वैक्सीन है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर पारेख और डॉक्टर अरुण गुप्ता। बहुत आसान शब्दों में समझाने के लिए लोगों को इस फ्लू के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है आजकल, लोगों को इस तरह की परेशानियां महसूस हो रही हैं, तो उनके मन में कई सारे सवाल जो ज़ाहिर रहे होंगे। आपने इस पर रोशनी डाली, सबको बेहतर तरीके से समझाया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।